दोस्तों, आज जो सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसकी कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। हर एक मोड़ पर ऐसा ट्विस्ट, ऐसा सस्पेंस है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इसका नाम है श्वेत काली। नाम जितना रहस्यमय है, कहानी उससे कहीं ज्यादा डरावनी और भावनात्मक है। और यकीन मानिए, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप खुद को इससे अलग नहीं कर पाएंगे। इस सीरीज का हर किरदार, हर सीन आपको अंत तक बांध कर रखेगा और जब अंत सामने आएगा तो शायद आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। IMDb रेटिंग 7.1 के साथ ये सीरीज अपनी एक गहरी छाप छोड़ती है। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ा सोचने वाला सवाल छोड़कर जाती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एक बार आपने देखना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आप खुद इसे बीच में छोड़कर नहीं जा पाएंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये डार्क, इमोशनल और थ्रिल से भरपूर एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले जरूरी है कि मैं आपको इसके किरदारों से अच्छे से मिलवा दूं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि कौन किसका क्या लगता है, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं चटर्जी परिवार की। इस परिवार में 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई का नाम है मोहितोष चटर्जी, जो कोलकाता के जाने माने ज्वेलरी बिजनेस आइकन है। बीच वाले भाई का नाम है परितोष और सबसे छोटे भाई का नाम है प्रियतोष। अब सबसे बड़े मोहितोष की पत्नी भी है और उनका नाम अभी नहीं बताया गया है। वहीं परितोष की पत्नी का नाम तनीमा है। अब आते हैं सुप्रिय मुखर्जी पर, जो प्रियतोष का पुराना दोस्त है और उसकी पत्नी का नाम है मधुमिता। यहाँ हम आपको बता दें, प्रियतोष, तनीमा, सुप्रिय और मधुमिता ये चारों एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। अब खास बात यह है कि प्रियतोष ने अभी तक शादी नहीं की है। अब कहानी में हम देखते हैं कि परितोष के बेटे पलाश और उसके दोस्त सुप्रिय की बेटी उर्वी की सगाई हो रही होती है और इसी मौके के लिए पूरा परिवार खारापानी गांव के एक पुराने राजबाड़ी में इकट्ठा हुआ होता है। वहीं हमें पता चलता है कि मोहितोष का एक बेटा है जिसका नाम है अरुण, जो पेशे से एक इंजीनियर है। दरअसल अरुण को अपने पिता के पारिवारिक बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, यहाँ तक कि बाप बेटे के बीच के रिश्ते भी अच्छे नहीं होते। इसलिए अरुण ने ही कोलकाता से दूर खारापानी गांव में ये राजबाड़ी खरीदी है ताकि उसे तोड़कर वो वहाँ पर एक बड़ा होटल बना सके और अरुण के जरिए ही परिवार के बाकी लोगों को इस जगह के बारे में पता चलता है। इधर परितोष के भी 2 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा शिमूल और छोटा बेटा पलाश। शिमूल ज्यादातर समय शराब पीकर ही पड़ा रहता है, जो उसकी शक्ल देखकर ही पता चलता है। और उसकी पत्नी का नाम है एनी, जो एक ईसाई लड़की है और सीरियल्स में एक्टिंग का काम करती है। इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है बनी। वहीं पलाश अपने परिवार के ज्वेलरी बिजनेस की देखभाल करता है और उसकी सगाई अब सुप्रिय की बेटी उर्वी से होने जा रही है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है। उसके पास एक प्यारा सा पपी भी है जिसका नाम है गूगल। उर्वी गूगल से बहुत प्यार करती है और उसे हर वक्त अपने साथ रखती है। यहाँ बातों से हमें पता चलता है कि पलाश ज्यादा धूमधाम और शोरगुल वाली चीजें पसंद नहीं करता, इसलिए वो चाहता था कि उसकी सगाई किसी शांत और अलग सी जगह पर हो। इसी वजह से वो सभी खारापानी गांव के इस पुराने राजबाड़ी में इकट्ठा हुए थे। लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि इस राजबाड़ी में लाइट का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ऊपर की मंजिल पर तो लाइट है, लेकिन नीचे की मंजिल अंधेरे में डूबी हुई है। लाइट का काम करने वाले लड़के बबलू ने ही अरुण को ये राजबाड़ी दिखाया था और उसे खरीदने में मदद की थी। अब बबलू यहाँ लाइट का काम पूरा करने के लिए कुछ और लड़कों को बुलाता है, लेकिन जब वो लड़के यहाँ आकर मिट्टी खोद रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ एक अजीब सा दांत मिलता है और इस दांत को देखते ही ये लोग काम करने से मना कर देते हैं कि वो इस राजबाड़ी में काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पहले से ही शक था कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत है। और अब ये दांत देखकर उन्हें यकीन हो गया, क्योंकि ये कोई इंसान का दांत नहीं है और ये जगह भी काफी डरावनी है। ये लोग अब किसी भी कीमत पर काम करने को तैयार नहीं होते, लेकिन बबलू के काफी हाथ पैर जोड़ने पर आखिरकार ये लोग मान जाते हैं और काम पूरा कर देते हैं। अब जब चटर्जी परिवार इस राजबाड़ी में पहुंचा तो गांव वालों में भी बात फैल जाती है। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि इतने सालों से बंद पड़ी इस डरावनी हवेली को अचानक क्यों खोला गया, वो भी तब जब सबको पता है कि इस राजबाड़ी में कुछ अजीब होता है। गांव वालों को इस बात की चिंता होने लगती है कि जब सबको यहाँ की भूत प्रेत की कहानियां पता हैं, तो फिर ये लोग इतनी सारी लड़कियों और बच्चों को लेकर इस राजबाड़ी में क्यों आए। उन्हें लगता है कि ये राजबाड़ी खोलना ही एक बड़ी गलती है। इधर जब सब राजबाड़ी में आने लगते हैं तो इसी दौरान अरुण बनी को एक इंस्टेंट कैमरा गिफ्ट करता है, जिसमें फोटो खींचते ही तुरंत नेगेटिव प्रिंट निकल आता है। अब बनी उसी कैमरे को लेकर वहाँ की तस्वीरें निकालने लगता है और तभी हम देखते हैं कि जब वो तस्वीर ले रहा होता है तो उसके ठीक पीछे कोई खड़ा होता है।
वहीं रात के समय जब सब अपने कमरों में आराम कर रहे होते हैं, तभी एक तेज आवाज सुनाई देती है, जिससे सब चौंक जाते हैं और सब भागकर नीचे की तरफ आते हैं और देखते हैं कि राजबाड़ी की निचली मंजिल पर एक दीवार अचानक से गिर गई है। वहाँ मौजूद काशी, जो इस राजबाड़ी की देखभाल करता है, वो सबको बताता है कि ये दीवार पुरानी थी और अंदर से थोड़ी खोखली भी थी, इसलिए शायद गिर गई होगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद फिर से दीवार का कुछ हिस्सा गिर जाता है और तभी सबको दीवार के पीछे कुछ अजीब सा नजर आता है। फिर सब मिलकर काशी से कहते हैं कि वो बाकी की दीवार भी तोड़ दे, और जैसे ही वो दीवार पूरी तरह से टूटती है, तभी उसके पीछे से एक सफेद रंग की देवी की मूर्ति नजर आती है। ये मूर्ति श्वेत काली माँ की होती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि ये मूर्ति आखिर यहाँ दीवार के पीछे छुपकर क्यों रखी गई थी। वहीं जैसे ही दीवार के पीछे से श्वेत काली माँ की मूर्ति मिलती है, पूरे गांव में जैसे अफरा तफरी सी मच जाती है। पंचायत के प्रधान खुद इस बात से नाराज हो जाते हैं और बबलू को खूब डांटते हैं, क्योंकि बबलू ने पुजारी का बेटा होने के बावजूद इस डरावनी राजबाड़ी की दलाली करी थी। साथ ही वो अरुण को भी खरी खोटी सुना देते हैं और कहते हैं कि उसने बिना ठीक से जांच परख किए इस होटल को होटल में बदलने की प्लानिंग कैसे कर ली, वो भी तब जब इस घर का इतिहास सब जानते हैं। अब जब माँ श्वेत काली की मूर्ति सामने आ चुकी है, तो पंचायत प्रधान और गांव के पुजारी साफ कह देते हैं कि अब पूजा तो करनी ही पड़ेगी, वरना पहले की तरह गांव में महामारी फैल जाएगी और पूरा गांव तबाह हो जाएगा। गांव वाले भी डर जाते हैं, क्योंकि पहले भी एक बार जब माँ का अपमान हुआ था, तब गांव में एक भयानक बीमारी फैली थी, जिससे कई लोगों की जान चली गई थी। इस बार वो कोई गलती करना नहीं चाहते, इसलिए वो सब पूजा करना चाहते हैं। इस सब के चलते इधर चटर्जी परिवार के लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं। कुछ लोग इस पूजा के पक्ष में होते हैं, तो कुछ लोग इसके खिलाफ। प्रियतोष साफ कह देता है कि भला ये कैसी देवी है जिसकी पूजा होनी ही चाहिए, क्या कोई श्वेत काली भी होती है? तभी गांव के पुराने पुजारी कहते हैं कि हाँ होती हैं, और वो बहुत पुरानी देवी हैं। फिर वो बताते हैं कि बहुत साल पहले जब गांव में एक भयानक बीमारी फैली थी, तब एक बीमार व्यक्ति ने गांव के जमींदार को श्वेत काली माँ की पूजा सिखाई थी। उस वक्त उत्तर दिशा में महामारी फैली थी और बहुत से लोग मारे गए थे। उसी समय एक आदिवासी समुदाय ने माँ श्वेत काली की स्थापना की थी। उनका मानना था कि ये देवी खुद बीमार हैं और इसीलिए वो अपने भक्तों को अपने पास बुला रही हैं, ताकि वो उसकी सेवा कर सकें। इसी सोच के साथ उन्होंने एक अनोखी सफेद देवी की मूर्ति बनाई, जिसे श्वेत काली कहा गया, और उसकी पूजा में नर बलि भी शुरू हुई। आदिवासियों को विश्वास था कि जिनकी बलि दी जाती है वो माँ की सेवा करते हैं और उनके खून से माँ धीरे धीरे काली हो जाती हैं। लेकिन अब वो आदिवासी समुदाय पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उनका कोई नामो निशान नहीं बचा है। प्रियतोष कहता है कि फिर तो बात ही खत्म हो गई। जिन्होंने इस पूजा की शुरुआत की थी, उनका अब कोई नामो निशान नहीं बचा, और इस गांव में भी कभी ऐसी पूजा हुई ही नहीं, तो फिर हम क्यों करें? ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन पुजारी तुरंत जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस गांव में भी श्वेत काली माँ की पूजा होती थी और यहीं इसी राजबाड़ी में होती थी। वो बताते हैं कि इस गांव के आखिरी जमींदार थे नरेंद्र प्रताप, जो एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। तब उन्होंने एक योगी से श्वेत काली माँ की पूजा सीखी और इसी राजबाड़ी में वो पूजा शुरू कर दी थी। उस पूजा में नर बलि दी जाती थी, यानी इंसानों की बलि। लेकिन जब गांव वालों को ये पता चला कि नरेंद्र प्रताप जबरदस्ती गांव के लोगों को उठाकर बलि दे रहा है, तब गांव के लोगों ने गुस्से में आकर राजबाड़ी पर हमला कर दिया। उसी हमले के बाद से श्वेत काली माँ की पूजा बंद हो गई और पूजा बंद होने के 7 दिन के अंदर ही गांव में महामारी फैल गई। इंसान मरने लगे, जानवर मरने लगे और यहाँ तक कि खेतों की फसलें भी सूख गई। तभी से इस गांव का नाम खारा पानी पड़ा, क्योंकि यहाँ कुछ भी ठीक से नहीं रहा। अब पंचायत प्रधान कहते हैं कि उन्हें तो हमेशा यही लगा कि माँ श्वेत काली को गंगा में विसर्जित कर दिया गया है, लेकिन अगर उन्हें पता होता कि माँ की मूर्ति इसी राजबाड़ी में छुपी हुई है, तो वो किसी भी हालत में इस घर को बिकने नहीं देते। अरुण ये सुनकर कहता है कि ठीक है, कल ही हम इस मूर्ति को गंगा में विसर्जित कर देंगे। लेकिन पुजारी फिर कहते हैं कि कल पूर्णिमा है और पूर्णिमा से शुरू होकर लगातार 3 दिन तक माँ की पूजा करनी होगी, बलि देनी होगी और उसके बाद ही विसर्जन हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गांव फिर से महामारी की चपेट में आ जाएगा और उसकी जिम्मेदारी चटर्जी परिवार नहीं उठा पाएगा। अब घर के लोगों के बीच इस पूजा को लेकर बहस शुरू हो जाती है। प्रियतोष और घर के बच्चे बलि और इस पूजा के खिलाफ होते हैं, जबकि मोहितोष, सुप्रिय और उनकी पत्नियां इस पूजा के पक्ष में खड़े होते हैं। इधर उर्वी साफ कह देती है कि वो किसी भी कीमत पर बलि होने नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चटर्जी परिवार साफ कह देता है कि वो बलि नहीं देंगे, तो पुजारी फिर से समझाने लगते हैं कि माँ की पूजा बलि के बिना पूरी नहीं होती। अगर बलि नहीं दी गई तो माँ खुद किसी को अपनी बलि के लिए चुन लेंगी
और तब ये संकट सिर्फ गांव पर नहीं बल्कि पूरे चटर्जी परिवार पर भी टूटेगा। ये सब सुनकर घर के बड़े लोग और भी डर जाते हैं, लेकिन अरुण साफ कह देता है कि ठीक है, अगर माँ को मानना ही है तो बिना बलि के ही पूजा करिए, हम बलि के बिल्कुल खिलाफ हैं। खैर, अब पूर्णिमा की रात आती है, लेकिन उसी वक्त उर्वी का कुत्ता गूगल वहाँ घूमता हुआ आ जाता है, जिसे देखकर बबलू चिल्लाने लगता है कि ये लोग पूजा का कोई नियम नहीं मान रहे, ना बलि हो रही है और अब ठाकुर दलन में एक कुत्ता भी घूम रहा है, ये तो अपशगुन है। तभी उर्वी गुस्से में पंडित जी से कहती है कि आपके बेटे को आपने कुछ सिखाया ही नहीं, कुत्ता कोई अपशगुन नहीं है, कुत्तों को तो खुद भगवान शिव का रूप माना जाता है। तभी पुजारी बबलू को डांटकर चुप रहने को कहते हैं। वहीं पूजा शुरू हो जाती है। घर के बड़े लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो पूजा तो हो रही है। सब पूजा के वक्त मस्ती में नजर आते हैं। माहौल गंभीर होते हुए भी लोग कोशिश करते हैं कि सब कुछ सामान्य लगे। इसी दौरान अरुण को उसकी गर्लफ्रेंड माया का फोन आता है। ये देखकर पलाश, उर्वी, शिमूल और प्रियतोष सब अरुण के साथ माया को लेकर मजाक करने लगते हैं, क्योंकि अभी तक घर में किसी ने माया को देखा नहीं है, बस अरुण की जुबान से ही उसकी बातें सुनी हैं। इसलिए सबको शक रहता है कि माया नाम की कोई लड़की है भी या नहीं। रात को अरुण अकेला बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी हमें दिखाई देता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अरुण को भी कुछ महसूस होता है। वो थोड़ा डर कर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। अगले ही पल हमको पायल की धीमी धीमी छमछम की डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। अब अगली सुबह जब सब लोग सोकर उठते हैं तो उन्हें एक बहुत ही डरावना मंजर दिखाई देता है। वो देखते हैं कि उर्वी का कुत्ता गूगल मर चुका है। ये देखकर सभी सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि गूगल के गले और जीभ को किसी ने बेरहमी से काट दिया था। और जब सब श्वेतकाली माँ की मूर्ति की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि माँ के खड़क पर खून लगा हुआ है। ये सब देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। अब फौरन पुलिस को बुलाया जाता है और तभी बबलू भी वहाँ पर पहुँचता है। उर्वी उस पर चिल्लाकर कहती है कि गूगल को उसी ने मारा है, क्योंकि पिछली रात वो कुत्ते के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहा था। बबलू कहता है कि वो इतनी छोटी सी बात पर किसी मासूम जानवर को क्यों मारेगा, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर पुजारी बोलते हैं कि उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर पूजा में बलि नहीं दी गई तो माँ खुद किसी को चुन लेंगी। ये मौत एक सामान्य मौत नहीं है, ये अलौकिक है। अब माँ खुद गूगल को बलि के रूप में ले गई हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है और अब डर उनके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगता है। उसी दिन पलाश और उर्वी की सगाई भी होने वाली थी, लेकिन इस घटना के बाद वो सगाई कैंसिल हो जाती है, क्योंकि कोई कुछ भी करने की कंडीशन में नहीं था। फिर चटर्जी परिवार के लोग पुजारी से कहते हैं कि वो पूजा के बाकी खर्च का पैसा भर देंगे, लेकिन अब उनके लिए यहाँ रुकना संभव नहीं है। बाकी लोग भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। सब तय करते हैं कि अब कोलकाता वापस लौट चलते हैं, लेकिन जैसे ही वो निकलने की तैयारी करते हैं, गांव के लोग बहुत गुस्से में आकर उन्हें घेर लेते हैं और कहते हैं कि अब कोई भी इस गांव को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक माँ की पूजा पूरी नहीं हो जाती। गांव वाले कहते हैं कि अब माँ की पूजा सारे नियमों के साथ पूरी होगी और बलि भी होगी, और जब पूजा खत्म होगी, जब विसर्जन होगा, तभी चटर्जी परिवार इस गांव से जा पाएगा। गांव वालों का कहना था कि माँ की पूजा में जब उन्होंने बलि नहीं दी, तब माँ ने खुद एक निर्दोष की बलि ले ली। अब वो उसकी जिम्मेदारी चटर्जी परिवार पर डालते हैं और उन्हें पूजा में रुकने के लिए मजबूर करते हैं। आखिरकार पंचायत प्रधान, पुलिस और गांव के बड़े बुजुर्ग मिलकर बात करते हैं और चटर्जी परिवार को समझा बुझाकर मजबूर कर देते हैं कि अब उन्हें पूजा के खत्म होने तक इस गांव में रुकना ही पड़ेगा। जब कोलकाता जाना मुमकिन नहीं होता तो मजबूरी में वो गूगल को राजबाड़ी के अंदर ही एक शांत सी जगह पर दफना देते हैं। अरुण उर्वी से कहता है कि गूगल हमेशा यही रहेगा, ये प्रॉपर्टी अब वो कभी भी नहीं बेचेगा और जब भी उर्वी चाहे यहाँ पर आकर रह सकती है, ये उसका भी घर है। उर्वी चुपचाप सुनती है और फिर कहती है कि अगर कोई अनजान आदमी गूगल को बाहर ले जाता तो गूगल जरूर चिल्लाता, लेकिन उसने तो गूगल की एक भी चीख नहीं सुनी। तभी पलाश सोचते हुए कहता है कि क्या कोई अपना ही गूगल को बुलाकर ले गया था। अब उधर ठाकुर दलन में माँ की पूजा के लिए एक बकरा लाया जाता है ताकि उसकी बलि दी जा सके, लेकिन जैसे ही वो लोग बकरे को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके कान में चोट लगी है। अब बलि के लिए जो बकरा चढ़ाया जाता है उसके शरीर पर कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, वरना बलि नहीं मानी जाएगी। ये देखकर गांव वालों की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि अगर अब नया बकरा लाने गए तो पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा और माँ की पूजा अधूरी रह जाएगी। सबको डर लगने लगता है कि अगर बलि नहीं हुई तो माँ फिर से किसी को चुन लेंगी और आज भी कोई ना कोई मारा जाएगा। घर के बड़े लोग अब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब ये सब किसी अनहोनी की तरफ बढ़ रहा है और अब कुछ भी हो सकता है। तभी प्रियतोष कहता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाएं और दरवाजा बंद करके रात काट लें।
इधर पलाश और अरुण आपस में बात कर रहे होते हैं और उसी बातचीत से हमें पता चलता है कि मोहितोष चटर्जी यहाँ अपनी वसीयत लेकर आए हुए हैं। शायद उनका इरादा यहाँ उसे सबके सामने पढ़ने का था। पलाश कहता है कि उसने उस वसीयत में लिखा हुआ देखा है कि अगर शिमूल और एनी का दूसरा बच्चा नहीं होता तो उन्हें पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी। प्रियतोष के बारे में भी कुछ ऐसा ही लिखा होता है क्योंकि उसने अभी तक शादी नहीं की होती। साथ ही हमें पता चलता है कि जो लड़की बनी की देखभाल करती है उसके साथ प्रियतोष रिलेशन में था, लेकिन इस घर में उस रिश्ते को किसी ने स्वीकार नहीं किया। उधर तनीमा बहुत घबराई हुई होती है। उसे लग रहा था कि आज की रात फिर कुछ अनहोनी हो सकती है, किसी को कुछ हो सकता है। अब रात हो जाती है, सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। आधी रात के वक्त एक बार फिर हमें वही पायल की छमछम की आवाज सुनाई देती है। इसी दौरान घर की एक काम करने वाली लड़की किसी आवाज को सुनकर उसकी तरफ जाती है और फिर वो देखती है कि दूसरी काम वाली झरना वहाँ पर खड़ी हुई है। तभी हमें पता चलता है कि झरना बोल नहीं सकती और उसे नींद में चलने की आदत है। फिर वो दोनों चुपचाप रसोई घर में जाकर सो जाती हैं। लेकिन तभी पायल की आवाज धीरे धीरे रसोई घर की तरफ बढ़ने लगती है और उसके बाद रसोई घर के बगल से एक परछाई सी गुजरती है। काम वाली लड़की ये सब देखकर डर जाती है और झट से झरना को जगाकर वहाँ से हटाकर ले जाती है। तभी बनी की आया उन्हें देख लेती है और पूछती है कि इतनी रात को वो दोनों यहाँ क्या कर रही थी। काम वाली लड़की बहुत डरी हुई आवाज में कहती है कि उसने श्वेत काली माँ को देखा है। उधर जब शिमूल और एनी सो जाते हैं तो बनी चुपचाप उठता है और सबसे पहले अपने कमरे में शिमूल और एनी की एक तस्वीर खींचता है। फिर वो बाहर निकलकर इधर उधर की तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। इसी बीच उर्वी को अचानक गूगल की याद आ जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो धीरे से उठकर बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। वो ऊपर की बालकनी से नीचे उस जगह को देखती है जहाँ पर गूगल को दफनाया गया था। तभी अचानक वो देखती है कि वहाँ बबलू खड़ा है। वो तुरंत नीचे जाती है, लेकिन जैसे ही बबलू उसे देखता है तो वो वहाँ से हट जाता है। उर्वी नीचे जाती है और देखती है कि बनी कैमरे से अलग अलग जगहों की तस्वीरें ले रहा है। वहीं बनी ठाकुर दलन में बलि वाले हांडी काट की फोटो लेता है। फिर माँ श्वेतकाली की मूर्ति की फोटो लेता है और वहाँ की बाकी चीजों की भी तस्वीरें खींचता है। ये देखकर उर्वी बनी को वहाँ से लेकर जाने लगती है। इसी बीच उसकी नजर माँ श्वेतकाली की मूर्ति पर जाती है और वो ये देखकर चौंक जाती है कि माँ के हाथ में जो खड़क था वो अब गायब है। ये देखकर उर्वी अंदर से बहुत घबरा जाती है और बनी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके बैठ जाती है। लेकिन तभी उसे अपने ही कमरे के अंदर पायल की छमछम की आवाज सुनाई देती है। उर्वी धीरे से नजर उठाकर कांच की खिड़की की तरफ देखती है और वहाँ उसे एक लड़की की परछाई दिखती है जिसके हाथ में खड़ग होता है। तभी वो छाया धीरे धीरे चलकर उर्वी के कमरे के दरवाजे के सामने आकर रुक जाती है। ये सब देखकर उर्वी बहुत ज्यादा डर जाती है और कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी लगा देती है। अब कुछ देर बाद वो परछाई वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर उर्वी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अगली सुबह जैसे ही सब लोग उठते हैं, अचानक प्रियतोष की जोर से चीख सुनाई देती है। सब जल्दी से अपने कमरे से बाहर आते हैं। प्रियतोष घबराकर कहता है कि मंझले दादा और मंझली भाभी दरवाजा नहीं खोल रहे, जरूर कुछ गड़बड़ है। सब दौड़ते हुए उनके कमरे की तरफ जाते हैं। सब दरवाजा खटखटाते हैं, आवाज लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। मजबूरी में सब मिलकर दरवाजा तोड़ते हैं और जैसे ही कमरे के अंदर घुसते हैं तो वहाँ का मंजर देखकर सबकी रूह कांप उठती है। परितोष की पत्नी तनीमा खून से लथपथ फर्श पर पड़ी होती है। उसका गला किसी नुकीली चीज से काटा गया होता है और उसकी जीभ बेरहमी से काट दी गई होती है। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून फैला होता है। वहीं पलंग के नीचे एक कोने में परितोष खुद खून से सना हुआ थर-थर कांपता हुआ बैठा होता है। ये सब देखकर पूरा घर टूट जाता है। सबकी हालत खराब हो जाती है और अब सबके मन में एक ही डर होता है कि अब अगली बारी किसकी है। इसके बाद पुलिस आती है और परितोष को गिरफ्तार करके ले जाती है, क्योंकि उस वक्त कमरे में तनीमा के साथ बस वही था। अब डर का माहौल और गहरा हो जाता है। तभी शिमूल खुद को कमरे में बंद कर लेता है। इसी बीच एनी की तेज चीख सुनाई देती है। उर्वी और अरुण दौड़कर उसके पास जाते हैं, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच अरुण को अचानक से उल्टी होने लगती है। इसके बाद वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि शिमूल खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। ये देखकर अरुण और उर्वी उसे संभालते हैं और शिमूल को शांत करके एनी को उसके पास छोड़ देते हैं। फिर दोनों कमरे से बाहर आते हैं। बाहर आकर उर्वी अरुण से कहती है कि पिछली रात उसने एक औरत को देखा था जिसके पाँव में पायल थी और हाथ में खड़ग। उधर स्थानीय इंस्पेक्टर एसपी को कॉल करके बताता है कि परितोष एकदम सदमे में है, एक शब्द भी नहीं बोल रहा। डॉक्टर ने आकर नींद की दवा दे दी है। अब तक जो 2 लोग मारे गए हैं
वो है उर्वी का कुत्ता गूगल और तनीमा, और दोनों की ही जीभ काट दी गई है। लेकिन अजीब बात यह है कि आज तक किसी को उनकी कटी हुई जीभें नहीं मिली। इधर मधुमिता अब ये मान चुकी होती है कि इस घर के लोगों ने ही तनीमा को मारा है। उन्हें लगता है कि वो संपत्ति का बंटवारा कम करना चाहते हैं। मधुमिता कहती है कि उसने अपनी सबसे प्यारी दोस्त तनीमा पर भरोसा करके अपनी बेटी उर्वी की सगाई पलाश से करवाई थी, लेकिन अब जब तनीमा ही नहीं रही तो वो किसी भी हालत में अपनी बेटी की शादी इस हत्यारे परिवार में नहीं करेगी। सुप्रिय कहता है कि अगर उर्वी की शादी इस परिवार में हुई तो वो विदेश जाकर एमडी कर सकेगी, लेकिन मधुमिता जवाब देती है कि पलाश कभी भी अपना फैमिली बिजनेस छोड़कर उर्वी के साथ विदेश नहीं जाएगा। मधुमिता साफ कहती है कि मोहितोष के बाद इस कारोबार को देखने वाला कोई नहीं है। अरुण अपने पिता से ठीक से बात तक नहीं करता, शिमूल कोई काम नहीं करता, और तब इस हत्यारे परिवार के बीच में सिर्फ पलाश और उर्वी ही फंसकर रह जाएंगे। उसी समय उर्वी कमरे में घुसकर कहती है कि उसके माता पिता की चीखें बाहर तक सुनाई दे रही हैं। उनके दोस्त की भयानक हत्या हुई है, उसका पति जेल में है। क्या कोई कभी किसी को मारकर उसी कमरे में बैठा रह सकता है? इसके अलावा पुलिस इतनी खोजबीन कर रही है, फिर भी तनीमा की जीभ उन्हें कहीं भी नहीं मिली है। उर्वी अपने माता पिता से कहती है कि अभी उन्हें इन बातों के बारे में सोचना चाहिए, शादी की बात सोचने का ये समय नहीं है। उधर मोहितोष की पत्नी वसीयत को हाथ में लेकर उसे गुस्से में फाड़ देती है और कहती है कि अगर ये वसीयत पुलिस के हाथ लग गई तो चाहे कोई और पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, लेकिन मोहितोष जरूर जेल जाएगा। मोहितोष तिल मिलाकर कहता है कि वो अपनी संपत्ति जिसे चाहे उसे देगा, ये उसका हक है। परितोष तो वैसे ही जेल में है और अब प्रियतोष उस काम वाली काबुल से शादी करने वाला है जिसने बनी की देखभाल की है। मोहितोष कहता है कि अगर प्रियतोष उस औरत से शादी करता है तो उसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और वो अपनी सारी संपत्ति सिर्फ अरुण और पलाश को देगा। इस पर मोहितोष की पत्नी कहती है कि उसकी सोच कितनी छोटी है कि वो शिमूल और एनी के बेटे बनी को भी इन सब में गिनती नहीं दे रहा। मोहितोष गुस्से में आकर अपनी पत्नी का गला दबा देता है और वो खुद को छुड़ाकर उसे धक्का देकर गिरा देती है और कहती है कि वो अब वो नई बहू नहीं है जो चुपचाप मार खा लेगी। कमरे से बाहर आकर मोहितोष की पत्नी अरुण और उर्वी से कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए हो रहा है ताकि अरुण का भविष्य बर्बाद हो जाए। वो कहती है कि तनीमा तो अपने बेटों से भी ज्यादा अरुण से प्यार करती थी और शायद इसी वजह से उसे मरना पड़ा। फिर वो उर्वी से कहती है कि वो इस परिवार में शादी बिल्कुल ना करे, वरना ये लोग उसे भी नहीं छोड़ेंगे, धीरे धीरे तिल तिल करके मार डालेंगे। उधर स्थानीय इंस्पेक्टर परितोष से कहता है कि अब ये मामला पुलिस से निकलकर पंचायत के हाथ में चला गया है। वो मानता है कि चटर्जी परिवार के लिए अब इस गांव में रहना सुरक्षित नहीं है, लेकिन गांव वाले उन्हें जाने नहीं देंगे। गांव के लोगों का मानना है कि अगर चटर्जी परिवार यहाँ से चला गया तो उनमें से कोई एक मारा जाएगा। इंस्पेक्टर कहता है कि पुलिस बाहर की सुरक्षा तो दे सकती है, लेकिन ठाकुर दलन में जहाँ पूजा होती है वहाँ वो कोई सुरक्षा नहीं दे सकते। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बनी अपने कमरे में खाट के नीचे छुपा हुआ होता है और शिमूल धीरे धीरे अजीब इशारों से उससे कह रहा होता है कि बाहर आजा, मैं तुझे तेरी दादी के पास ले जाऊंगा। बनी डरकर कहता है कि वो जानता है कि माँ काली उसकी दादी को ले गई है और शायद अब उसे भी ले जाएंगी। तब शिमूल कहता है कि तुझे मुझसे कोई नहीं ले जाएगा, जो ले जाने की कोशिश करेगा मैं उसकी जीभ काट लूंगा। शिमूल की ये बातें और उसका बर्ताव इतना अजीब होता है कि लगता है कहीं इन सब घटनाओं के पीछे उसी का हाथ तो नहीं। इसी बीच उर्वी और अरुण एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि उर्वी को शुरू से ही बबलू पर शक होता है, इसलिए वो दोनों साड़ी पहनकर बबलू के घर की तलाशी लेने के बारे में सोचते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। अब अरुण बबलू को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो उससे राजबाड़ी में मिलना चाहता है ताकि बबलू वहाँ पहुँचे और उसी बीच उर्वी और अरुण चुपचाप उसके घर चले जाएं। प्लान के मुताबिक वो दोनों बबलू के घर पहुँचते हैं और वहाँ एक ट्रंक से कुछ पुराने दस्तावेज निकालते हैं। उर्वी उनकी फोटो लेना शुरू कर देती है। तभी बबलू बाहर से किसी को वॉइस मैसेज भेजते हुए घर की तरफ आता है। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों छुप जाते हैं, फिर मौका देखकर चुपचाप उसकी नजरों से बचते हुए वहाँ से बाहर निकल आते हैं। राजबाड़ी लौटने के बाद उर्वी उन दस्तावेजों की तस्वीरें देखना शुरू करती है। उन्हें पता चलता है कि वो दस्तावेज इस गांव के आखिरी जमींदार नरेंद्र प्रताप की आत्मकथा के पन्ने हैं। इसमें लिखा होता है कि नरेंद्र प्रताप के परिवार में उसकी माँ और पत्नी नयनतारा थी। प्रताप नयनतारा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक दर्द था, क्योंकि वो नपुंसक था और संतान पैदा नहीं कर सकता था। लेकिन समाज में ये बात कही नहीं जा सकती थी, इसलिए दोष सीधा नयनतारा पर डाल दिया गया। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए प्रताप ने घर के ही एक नौकर के साथ नयनतारा को जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए मजबूर किया ताकि घर में बेटा पैदा हो सके। इस बेइज्जती और अपमान को नयनतारा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।
फिर नरेंद्र प्रताप की मां ने उसकी दूसरी शादी एक छोटी बच्ची अभया नंदा के साथ करवा दी। प्रताप को पता था कि अभया नयनतारा जैसी नहीं है और ना ही वो उसकी कमजोरी अपने सिर लेगी, लेकिन जब वो अभया के साथ होता तो उसे हर बार ऐसा लगता जैसे नयनतारा उसकी आंखों के सामने खड़ी है, जिसने बिना किसी गलती के अपनी जान दे दी। इसी दौरान नरेंद्र प्रताप के घर उसके बचपन का दोस्त देवनाथ आता है। अभी कुछ ही दिन बीते होते हैं कि छोटी सी अभया नंदा समझ जाती है कि उसका पति नरेंद्र प्रताप नपुंसक है। नरेंद्र प्रताप उसे डरा धमकाकर कहता है कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो उसकी किस्मत में सिर्फ दुख ही होगा। उसी वक्त देवनाथ वहाँ आ जाता है और जब वो नरेंद्र प्रताप के ऐसे रौद्र रूप को देखता है तो हैरान रह जाता है। वो वजह पूछता है तो नरेंद्र प्रताप सब कुछ बता देता है कि वो नपुंसक है और कितनी कोशिशों के बाद भी वो संतान पैदा नहीं कर सका। उसने इलाज करवाए, डॉक्टर बदल डाले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब देवनाथ उसे श्वेतकाली माँ के बारे में बताता है। वो कहता है कि पश्चिम में एक आदिवासी समूह ने इस देवी की स्थापना की थी। देवनाथ कहता है कि माँ श्वेतकाली बलि लेकर इंसान की बीमारियों को दूर करती हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे वो ठीक ना कर सकें, लेकिन इसके लिए बहुत कठोर साधना करनी पड़ती है। देवनाथ कहता है कि अगर नरेंद्र प्रताप सारे नियम माने और माँ को बलि दे दे तो वो अपना पुरुषत्व वापस पा सकता है। नरेंद्र प्रताप ये सब सुनकर तैयार हो जाता है और फिर चुपचाप गांव के अनजान लोगों को पकड़कर माँ को बलि देना शुरू कर देता है। उस पूजा को कराने वाले पुजारी का नाम होता है गंगाचरण। नरेंद्र प्रताप अपनी डायरी में इस पुजारी की जो शारीरिक बनावट और हाव भाव लिखता है उसे पढ़कर उर्वी समझ जाती है कि ये गंगाचरण असल में बलराम ठाकुर के ही पूर्वज थे। अब उर्वी आगे पढ़ती है कि कुछ समय तक गांव के लोगों की बलि देने के बाद देवनाथ कहता है कि माँ अब संतुष्ट नहीं हो रही, उसे अब किसी अपने की बलि देनी होगी, तभी उसका पुरुषत्व वापस आएगा। ये सुनकर नरेंद्र प्रताप चौंक जाता है। वो कहता है कि अपने ही लोगों की बलि देना तो नामुमकिन है, लेकिन देवनाथ कहता है कि अगर ये आसान होता तो हर कोई कर लेता। सबसे पहले उसे अपने सबसे प्रिय पशु की बलि देनी होगी। नरेंद्र प्रताप बहुत ही दुख के साथ अपने सबसे प्रिय घोड़े सुल्तान की माँ को माँ के चरणों में बलि चढ़ा देता है। फिर देवनाथ कहता है कि अब बारी है उसकी सबसे प्रिय स्त्री की, यानी उसकी माँ की। ये सुनकर नरेंद्र प्रताप का दिल बैठ जाता है। वो किसी भी हालत में इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। तब मैनेजर बाबू और देवनाथ उसे समझाते हैं कि उसकी माँ तो वैसे भी सालों से बिस्तर पर है और उसकी कमर की बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। वो ऐसा सोचे कि वो अपनी माँ को मुक्ति दे रहा है, उसे इस तकलीफ से शांति दिला रहा है। अब डायरी के अंदर सिर्फ यहाँ तक लिखा हुआ था। उर्वी ये सब पढ़कर सोच में डूब जाती है। तभी काशी आकर उससे कहता है कि ठाकुर उर्वी को बुला रहे हैं। अब बलराम ठाकुर उर्वी से कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि गांव का कोई आदमी बहुत बुरी नीयत से उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तभी उर्वी बलराम ठाकुर से मदद मांगती है। वो उन्हें अपने कमरे में लेकर जाती है और नरेंद्र प्रताप की डायरी दिखाती है। बलराम ठाकुर कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि नरेंद्र प्रताप ने अपनी जिंदगी की सारी बातें किसी डायरी में लिखी हैं। फिर उर्वी उनसे पूछती है कि क्या सच में नरेंद्र प्रताप ने अपनी माँ की भी बलि दी थी और उसके बाद क्या हुआ था। तब बलराम ठाकुर बहुत ही गंभीर होकर कहते हैं कि उन्होंने दीक्षा लेते समय ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी किसी को बलि की उस परंपरा के बारे में नहीं बताएंगे जो नरेंद्र प्रताप और उनके पूर्वज गंगाचरण ने निभाई थी। लेकिन अब जब वो देख रहे हैं कि कोई इस परंपरा का गलत फायदा उठाकर चटर्जी परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है तो वो चुप नहीं रह सकते। इसलिए वो उर्वी के सामने स्वीकार करते हैं कि हाँ, नरेंद्र प्रताप ने अपनी माँ की भी बलि दी थी। बलराम बताते हैं कि उस वक्त देवनाथ और मैनेजर बाबू ने बहुत ही चालाकी से नरेंद्र प्रताप को समझाया बुझाया। शुरू में तो वो माँ की बलि देने को बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो लोग उसे इस हद तक ले गए कि उसने हाँ कर दी। लेकिन बलि देने से पहले वो आदमी अंदर से पूरी तरह से टूट गया था। वो हर पल अपनी माँ की सेवा करता था, हर छोटी बात का ध्यान रखता था। उसी दौरान उसका अभया नंदा से कोई रिश्ता नहीं था, वो बिल्कुल अलग थलग हो गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर अभया और देवनाथ धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। देवनाथ की हरकतों को मैनेजर बाबू खुद बढ़ावा दे रहा था, क्योंकि उनका प्लान था कि जिस दिन नरेंद्र प्रताप अपनी माँ की बलि देगा उस दिन उसका मन पूरी तरह से टूट जाएगा और उसी कमजोर मौके पर अभया और देवनाथ घर छोड़कर भाग जाएंगे। बहुत टूट जाने के बाद भी नरेंद्र प्रताप देवनाथ की बातों में आकर और अपने पुरुषत्व को वापस पाने की उम्मीद में आखिरकार अपनी माँ की भी बलि दे देता है। लेकिन जैसे ही बलि पूरी होती है उसके वफादार सिपाही भागते हुए आकर बताते हैं कि अब गांव के सारे लोग जमींदार के घर की तरफ आ रहे हैं। मैनेजर बाबू ने सबको बता दिया है कि नरेंद्र प्रताप गांव के लोगों और अपने ही परिवार के लोगों
की बलि दे रहा है। साथ ही सिपाही ये भी बताते हैं कि अभयानंदा सारे गहने और पैसे लेकर देवनाथ के साथ जंगल के रास्ते से भाग गई है। और ये सुनकर नरेंद्र प्रताप को समझ में आ जाता है कि वो बुरी तरह से ठगा गया है। जिस देवनाथ को उसने अपना सबसे करीबी समझा, उसी ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे इस हद तक ले गया जहां उसने अपनी ही माँ की बलि दे दी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया था, उसका परिवार, उसका मान सम्मान, सब कुछ। अभयानंदा, जिसे वो धीरे धीरे अपनाने लगा था, वो भी उसे धोखा देकर चली गई। इस सदमे और ग्लानि में डूबकर नरेंद्र प्रताप भी उसी रास्ते चला जाता है जिस रास्ते पर कभी नयनतारा गई थी। वो जहर खाकर अपनी जान दे देता है। अब बलराम ठाकुर उर्वी से कहते हैं कि अगर इस पूरी कहानी को इस परिवार में से कोई जानता है और अगर परिवार में कोई ऐसा है जो नपुंसक है, तो हो सकता है कि वही अब अपने ही लोगों की बलि दे रहा हो सकता है कि वो सोच रहा हो कि जिस तरह नरेंद्र प्रताप ने बलि दी थी, वैसे ही अगर वो बलि देगा तो उसे भी पुरुषत्व वापस मिल सकता है। ठीक उसी तरह जैसे नरेंद्र प्रताप ने पहले अपने सबसे प्रिय पशु को मारा, फिर अपनी सबसे प्यारी स्त्री को, और फिर अगली बारी थी एक प्रिय पुरुष की। बलराम कहते हैं कि इस केस में भी सब कुछ उसी तरह से हो रहा है। पहले गूगल मारा गया जो उर्वी के लिए सबसे प्यारा था, फिर तनीमा मारी गई जो घर की सबसे प्यारी और समझदार महिला थी। अब अगली बारी है एक प्रिय पुरुष की, यानी कोई ऐसा जो परिवार में सबके करीब है। वो आखिरी मौका है जो नरेंद्र प्रताप को नहीं मिल पाया था। उर्वी घबराकर कहती है कि इसका मतलब है कि एक और हत्या हो सकती है। तब पुजारी कहते हैं कि अगर उनकी सोच सही है तो माँ खुद की बलि ले रही हैं, और अगर उर्वी की सोच सही है तो कोई इस परिवार में से ही है जो अपनी माँ के नाम पर अपने ही लोगों को मार रहा है। कहानी में अब एक और अजीब बात सामने आती है। नियम यह है कि अगर कोई नपुंसक व्यक्ति सबसे पहले अपने प्रिय पशु और फिर सबसे प्रिय स्त्री की जीभ को शहद में डुबोकर खा ले और बाद में किसी प्रिय पुरुष की जीभ को भी पुष्प रस में डुबोकर खा ले, तो उसे दोबारा पुरुषत्व मिल सकता है। अब उधर प्रियतोष अपने बड़े भाई मोहितोष के ऊपर खूब चिल्लाता है, क्योंकि मोहितोष ने अपनी वसीयत में ये शर्त रखी है कि अगर शिमूल और एनी का अपना बच्चा नहीं हुआ तो उन्हें कोई संपत्ति नहीं मिलेगी। बनी को लेकर जो बात सामने आती है वो उर्वी को नहीं पता थी। उर्वी जब पलाश से पूछती है कि क्या बनी वाकई शिमूल का बेटा नहीं है, तो पलाश गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि ऐसे हालात में जब सब लोग डर और मौत के साए में जी रहे हैं, उर्वी को ये सब जानने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर बातों बातों में उर्वी को सच्चाई पता चल जाती है कि बनी असल में एनी के पहले पति का बेटा है। अब उर्वी के दिमाग में एक शक पनपता है कि क्या शिमूल ही नपुंसक है, क्या वही सबको एक एक करके मार रहा है। लेकिन पलाश से ये सब कहना फिलहाल मुमकिन नहीं होता, इसलिए उर्वी अरुण को सारी बात बताती है। अरुण कहता है कि शिमूल कभी भी अपनी माँ की हत्या नहीं कर सकता। वो ये भी कहता है कि बलराम ठाकुर ही उर्वी के दिमाग में ये सब उल्टे सीधे विचार डाल रहे हैं। उनके पूर्वज बलि देते थे, ये तो वो शुरू से जानते थे, फिर पहले क्यों नहीं बताया। अरुण कहता है कि ये सब बलि, जीभ खाना, शहद और पुष्प रस, इन सब का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और उसे यकीन है कि उनके घर में से कोई भी ये सब नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर मान ले कि शिमूल पागलपन में ये सब कर रहा है, तो आज रात एक और हत्या हो सकती है। और अगला सबसे आसान निशाना है बनी। उस रात बलि के लिए जो बकरा लाया गया था उसकी रखवाली काशी कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि काशी भी गायब है और बकरा भी। ये सुनकर घर के सभी लोग डर जाते हैं। इसी बीच मोहितोष की पत्नी अचानक से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि ये हाइपरटेंशन की वजह से हुआ है। अचानक डॉक्टर अरुण की तरफ देखकर कहते हैं कि वो बहुत कमजोर लग रहा है। एक खास दवा का नाम लेकर वो पूछते हैं कि क्या वो दवा ले रहा है। अरुण थोड़ी देर चुप रहता है, फिर हिचकिचाते हुए कहता है कि हाँ, वो खा रहा है। अब उर्वी की सलाह पर सभी लोग तय करते हैं कि आज रात कोई भी अलग कमरे में नहीं सोएगा। सब लोग ड्राइंग रूम में ढीले गद्दे डालकर एक साथ सोएंगे। तभी बनी देखता है कि उर्वी रो रही है। वो उसके पास आता है और कहता है कि दीदी प्लीज मत रो। उर्वी उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उस रात उर्वी बलराम ठाकुर से सीधे जाकर कहती है कि आज रात एक और हत्या होगी। वो पूछती है कि क्या बलराम ठाकुर उसकी मदद करेंगे। बलराम बहुत गंभीर होकर कहते हैं कि जब गूगल मरा था तब उन्हें लगा था कि माँ खुद बलि लेने आई है, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है कि ये किसी इंसान का काम है। अब वो जान चुके हैं कि कोई है जो ये सब कर रहा है और अगर उर्वी को मदद चाहिए तो वो उसके साथ हैं। आज रात कोई नहीं मरेगा, वो वादा करते हैं। उस रात अरुण के पास अचानक एक फोन आता है।
फोन पर दूसरी तरफ स्थानीय इंस्पेक्टर होते हैं। वो अरुण को बताते हैं कि उसके मंझले चाचा परितोष ने जेल में ही आत्महत्या करने की कोशिश की है। इस वजह से उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये सुनकर अरुण तुरंत पलाश को उठाता है और उसे सब कुछ बताकर दोनों अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वो घर के पिछले दरवाजे से निकलते हैं और जंगल के रास्ते से जाते हैं। उधर उर्वी की नींद वैसे तो लगी ही नहीं थी। वो बस इंतजार कर रही थी कि अरुण कब बाहर जाएगा। जैसे ही अरुण और पलाश घर से निकलते हैं, उर्वी धीरे से उठती है और दरवाजे पर तैनात पुलिस से कहती है कि क्या कोई निकला है। जब पुलिस वाले इनकार करते हैं तो उर्वी समझ जाती है कि अरुण और पलाश पिछले दरवाजे से जंगल के रास्ते निकले हैं। फिर उर्वी तुरंत पुलिस फोर्स के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उधर जंगल के अंदर अरुण एक जगह पर रुक जाता है। वो अचानक पलाश से कहता है कि जब उर्वी बचपन में किराए के एक घर में रहती थी तो उस घर के सामने भी एक ऐसा ही जंगल था। वो कहते हैं कि जब वो लुका छिपी खेलते थे तो पलाश और उर्वी अकेले में बहुत देर तक गायब हो जाते थे। शायद उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, लेकिन अरुण सब देख रहा था। ये जंगल उसे उसी पुराने जंगल की याद दिला रहा है। पलाश शॉक्ड हो जाता है कि इस हालत में अरुण ये सब बातें क्यों कर रहा है। इधर इंस्पेक्टर उर्वी से पूछते हैं कि उसे पहली बार शक कब हुआ। तब उर्वी कहती है कि जब डॉक्टर गोरा अरुण से उस खास दवा को लेने की बात कर रहा था तो वो दवा फूड पॉइजनिंग की थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अरुण ने किसी को नहीं बताया था कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। वो सबसे छुपाकर डॉक्टर गोरा से दवा ले रहा था। इंस्पेक्टर फिर से पूछते हैं कि उर्वी को कैसे पता चला कि वो दवा फूड पॉइजनिंग की थी। तब उर्वी जवाब देती है क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। उधर जंगल में अरुण फिर से उल्टी करने लगता है। पलाश उसके पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अरुण उसे जोर से धक्का मार देता है और वो चिल्लाकर कहता है कि पलाश को तो सब कुछ रेडीमेड मिला है, पैसा मिला, बिजनेस मिला, प्यार मिला और यहाँ तक कि उर्वी भी। ये सब सुनकर पलाश बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि अरुण क्या बोल रहा है। उधर उर्वी को अचानक एक बात याद आती है। शाम को जब अरुण का फोन बजा था तो उस पर माया का नाम फ्लैश हो रहा था। तब अरुण पास नहीं था तो उर्वी ने वो फोन उठा लिया था, लेकिन उधर से जो आवाज आई थी वो किसी लड़की की नहीं थी। वो तो अरुण की कंपनी का मैनेजर सेन बाबू था। उर्वी ने चौंक कर उनसे पूछा, आप हर रात अरुण को फोन करते हैं क्या? सेन बाबू ने कहा कि हाँ, वो हर रात अरुण को अकाउंट डिटेल्स बताने के लिए फोन करते हैं। उसी वक्त उर्वी को सब कुछ समझ में आ गया कि माया नाम की कोई लड़की कभी थी ही नहीं। अरुण ने सबको धोखे में रखा हुआ था। इधर जंगल में अरुण के पास फिर से सेन बाबू का फोन आता है। इस बार अरुण स्पीकर ऑन करता है और पलाश को सब कुछ सुनवाता है। अरुण खुद पलाश को बताता है कि उसकी पहली गर्लफ्रेंड का नाम श्रेया था, जिसका मतलब लक्ष्मी होता है। फिर अगली का नाम दूती था, इसका मतलब भी लक्ष्मी ही होता है। दरअसल उसकी हर गर्लफ्रेंड के नाम में एक ही मतलब था, लक्ष्मी, क्योंकि उर्वी का मतलब भी लक्ष्मी ही होता है। अरुण कहता है कि असली उर्वी तो बस वही है जिसे वो आज भी चाहता है। फिर वो पलाश की आंखों में देखकर कहता है कि हाँ, उसे पता है कि पलाश उसे अब भी पागल समझ रहा है, लेकिन अगर पागल होना ही था तो वो 14 साल पहले ही हो जाता, क्योंकि 14 साल पहले ही उसे पहली बार पता चला कि वो नपुंसक है। तब से लेकर अब तक उसने क्या नहीं किया। होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, पूजा, दान, हर चीज आजमा ली। हर बार उम्मीद करता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बदला और इसी वजह से उसने बलि का रास्ता चुन लिया। अरुण की सारी बातें सुनने के बाद पलाश जैसे पत्थर का हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि गूगल और उसकी माँ की हत्या अरुण ने ही की है। वो चिल्लाकर अरुण को रोकने की कोशिश करता है। तभी अचानक बबलू वहाँ आ जाता है। वो पलाश को मारने की कोशिश करता है। अरुण उसे रोकता है, लेकिन बबलू कहता है कि अब तो पलाश को सब कुछ पता चल गया है, वो सबको बता देगा। इस पर अरुण कहता है कि बबलू को भी तो पहले से सब कुछ पता था, वो भी तो सबको बता सकता है। फिर अचानक अरुण बबलू पर हमला करता है और उसका गला काट देता है। ये सब देखकर पलाश के होश उड़ जाते हैं। उसे अपने सामने अपने भाई को ऐसे खून करते देखकर यकीन नहीं होता। अरुण फिर पलाश पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी उर्वी पुलिस के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। अरुण की नजर जैसे ही उर्वी पर पड़ती है वो एकदम से बदल जाता है और कहता है कि उसने जो कुछ भी किया सिर्फ उर्वी के प्यार के लिए किया। लेकिन उर्वी को यकीन ही नहीं होता कि प्यार के नाम पर कोई इंसान इस हद तक जा सकता है। गूगल को मार दिया, अपनी माँ को मार डाला और अब पलाश की भी बलि देना चाहता है। अरुण कहता है कि उसे याद है उर्वी को झील के किनारे वाला घर बहुत पसंद था, इसलिए उसने ये राजबाड़ी खरीदी थी। और जब किस्मत से उसे इस घर में श्वेतकाली माँ की मूर्ति मिली और नरेंद्र प्रताप की डायरी मिली, तभी से उसका मन बदल गया। उसे लगा कि अगर वो भी बलि देगा तो उसका पुरुषत्व लौट आएगा। उसने तय किया कि पलाश और उर्वी के सगाई के बहाने सबको वो यहाँ बुलाएगा और सबके सामने दीवार तोड़वाकर श्वेतकाली की मूर्ति निकलवाएगा, ताकि सब ये मान लें कि ये सब अचानक हुआ।
लेकिन ये सब तो उसकी पहले से प्लान की हुई चाल थी और सिर्फ उर्वी के लिए। ये सुनकर उर्वी फूट पड़ती है और कहती है कि क्या इंसान होना तुम्हारे लिए इतना कम था कि सिर्फ पुरुष साबित होने के लिए तुमने अपने ही लोगों की जान ले ली। लेकिन अरुण अब कोई और बात सुनना ही नहीं चाहता। उसके दिमाग में तो बस एक ही बात घूम रही होती है कि उसने 2 बलि दी हैं। अब बस पलाश की बलि देकर उसकी जीभ खा लेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे लगता है कि उसका शरीर फिर से पूरा हो जाएगा। वो फिर से पलाश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। अरुण चिल्ला चिल्ला कर कहता रहता है, उर्वी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैंने ये सब सिर्फ उसी के लिए किया है। उर्वी ये सब सुनकर फूट फूट कर रो पड़ती है। उसे लगता है कि जैसे उसका पूरा बचपन, उसकी सारी यादें सब झूठी थी। अब घर के सारे लोग ये सब देखकर एकदम से चुप हो जाते हैं। कोई कुछ नहीं बोल पाता, जैसे सब कुछ वहीं पर थम गया हो। इंस्पेक्टर बलराम ठाकुर से कहता है कि अब माँ श्वेतकाली की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। वो ठाकुर मोशाय से कहता है कि उर्वी की वजह से ही अरुण को पकड़ना संभव हुआ। उर्वी ने पहले ही पुलिस को आगाह कर दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसी वजह से पुलिस घर के दरवाजे पर तैनात थी और जंगल के रास्ते पर भी निगरानी रखी जा रही थी। लेकिन ठाकुर मोशाय खुद भी नहीं जानते थे कि उनका ही बेटा बबलू इस घिनौने खेल में अरुण का साथी है। उर्वी बताती है कि उस रात उसे शक था कि अरुण बनी को लेकर जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि वो तो पलाश को लेकर निकला है, तभी सब साफ हो गया। गूगल अरुण को पहचानता था, उस पर भरोसा करता था, इसलिए जब अरुण ने उसे बुलाया तो गूगल चुपचाप उसके साथ चला गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसे क्या होने वाला है। अरुण ने गूगल की हत्या की, फिर माँ की खड़ग पर खून लगा दिया और आराम से आकर पलाश के पास सो गया। पलाश को भी कुछ पता नहीं चला क्योंकि अरुण ने उसके ड्रिंक में नींद की दवा मिला दी थी। फिर अगले दिन अरुण ने तनीमा और मोनुतोष की पानी की बोतलों में भी वही दवा मिलाई ताकि कोई कुछ समझ ना सके और गहरी नींद में रहे। उधर इंस्पेक्टर बताता है कि पीछे गोदाम की तलाशी में उन्हें एक शीशी मिली है जिसमें शहद था और उस पर खून लगा हुआ था। वही शहद जिसमें अरुण ने गूगल और तनीमा की जीभ को डुबोकर खाई थी, जैसे उसकी डायरी और पूजा की किताबों में लिखा हुआ था। और इंसान की जीभ खाने से उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। उसी वजह से वो छिपकर डॉक्टर गोरा से दवा ले रहा था। डॉक्टर उसे जो दवा दे रहा था वही फूड पॉइजनिंग की दवा थी, जिसे पहचानकर उर्वी को सारा सच समझ में आने लगा। अरुण का मैनेजर सेन बाबू जब भी उसे फोन करता था, वो फोन को म्यूट करके बात करता था ताकि घर वालों को लगे कि वो माया से बात कर रहा है। असलियत तो ये थी कि माया जैसा कोई था ही नहीं, सब एक बनावटी कहानी थी। अरुण के दिमाग का पागलपन और इस पागलपन में उसका साथ दिया बबलू ने सिर्फ पैसों के लालच में। बबलू ही था जो काली बनकर लोगों को डराता था, काली की परछाई बनकर छतों और गलियारों में घूमता था। उसी ने काशी को पैसे देकर बलि के लिए लाए गए बकरे को हटवा दिया ताकि जब बलि ना हो पाए तो लोग डरें, अफवाहें फैलें और माँ की पूजा पूरी ना हो। सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा था, एक ऐसा प्लान जो सिर्फ तब खुला जब बहुत कुछ उजड़ चुका था। पुलिस आकर बताती है कि माँ श्वेतकाली की मूर्ति को विसर्जन के लिए वैन में रख दिया गया है। अब वो अपनी आखिरी यात्रा पर जा रही हैं। उर्वी ठाकुर मोशाय के पास आती है और कहती है वो भी भगवान में विश्वास रखती है। जब वो अरुण को पकड़ने निकली थी तब उससे पहले उसने माँ के सामने प्रार्थना की थी। उस प्रार्थना के बाद उसे एक अजीब सी मानसिक शक्ति महसूस हुई, जैसे माँ ने उसका रास्ता साफ कर दिया हो। ये सुनकर ठाकुर मोशाय धीरे से मुस्कुरा देते हैं। वो कहते हैं कि काश सब लोग तुम्हारी तरह माँ से सिर्फ मानसिक शक्ति मांगते तो माँ कभी किसी को खाली हाथ ना लौटाती। लेकिन इंसान की इच्छाएं वो तो कभी खत्म ही नहीं होती। इतनी असीम लालसा पूरी करना माँ के वश में नहीं है। फिर ठाकुर मोशाय उर्वी को आशीर्वाद देते हैं। उर्वी थोड़ा सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लेती है। इसके बाद सब धीरे धीरे कोलकाता लौटने के लिए निकल पड़ते हैं और ठाकुर मोशाय माँ की मूर्ति की ओर देखकर अकेले में खड़े रह जाते हैं। और अब उनका एक ही काम बचा होता है, वो था माँ का विसर्जन। अब धीरे धीरे माँ की मूर्ति दूर होती जाती है और इसी सीन के साथ खत्म होती है ये शानदार वेब सीरीज श्वेतकाली। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि इंसान जब आस्था को अंधविश्वास में बदल देता है तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। कभी कभी इंसान खुद को साबित करने की ऐसी दौड़ में शामिल हो जाता है जहां उसे ये भी याद नहीं रहता कि इंसानियत क्या होती है। अरुण का दर्द सही था लेकिन उसका रास्ता बिल्कुल गलत। इवन आज भी हमारे समाज में पुरुष होने की परिभाषा कुछ ऐसी बनाई गई है जिसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं, बस ताकत, अहंकार और जरूरत से ज्यादा मर्दानगी का दिखावा। लेकिन क्या सच में मर्द वही है जो दूसरों को कुर्बान कर दे? नहीं, कभी कोई माँ अपने भक्त से बलि नहीं मांगती। ये हमारे डर, हमारा अज्ञान और हमारी लालसा है जो बलि के बहाने खोजती है। जो प्रेम सिर्फ पाने के लिए हो वो स्वार्थ होता है।
और जो मर्द अपने ही अपनों को मिटाकर खुद को साबित करना चाहे वो कभी पूरा पुरुष नहीं बन सकता। हमारी कमजोरियां दूर हों इसके लिए हमें किसी देवी के चरणों में रक्त नहीं चढ़ाना होता। हमें चाहिए साहस, सच्चाई और स्वीकार करने की शक्ति। इसलिए अगली बार जब आप खुद को कमजोर महसूस करें तो बलि नहीं, माँ से हिम्मत मांगिए, क्योंकि माँ तो कभी मना नहीं करती। बस शर्त एक ही होती है, आपकी नीयत। और इसी मैसेज के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर वाकई में पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी बलि का सही मतलब समझ सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ऐसा कंटेंट लाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।